अच्छा, तो यू आर स्टार्टिंग विद March 23। अच्छा, ये March 23 का जो पेपर है वो नया अटेम्प्ट है। मतलब जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है उसका ये पहला प्रॉपर अटेम्प्ट है। मतलब स्पेसिमेन तो हमारे पास है ही, पर स्पेसिमेन से बेहतर होती है एक्चुअल पेपर की अटेम्प्ट ना। तो ये एक्चुअल पेपर की अटेम्प्ट है पहली। ठीक है, तो इससे हमें बहुत अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि नया पैटर्न है क्या। वैसे तो हमें आइडिया हो ही गया था स्पेसिमेन से भी। तो ये जो पेपर है ये March 23 है। अच्छा, March 23 जो है वो इंडिया में होता है। ठीक है, 9708 जो हमारा पेपर कोड है। आप ड्यूरेशन आपको शायद पता हो, अब 2 घंटे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। 2 घंटे जो है हमारा पेपर अटेम्प्ट है। हमारा माइक्रो का मॉक भी हो चुका है, तो इससे आपको आइडिया हो चुका होगा इस चीज़ का। अच्छा, तो 2 घंटे का जो पेपर है वो बहुत क्लियरली डिवाइडेड है, बहुत आसान इसकी वो है, एलोकेशन हुई हुई है। अब 2 घंटे का पेपर ये क्यों है? देखो, पहले 1 आवर 30 मिनट्स का पेपर हुआ करता था, अगर आपने पुरानी अटेम्प्ट। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जो ईयरली पेपर हम कर रहे हैं या ईयरली पेपर आप खुद से भी प्रैक्टिस कर रहे हो या कोई भी टीचर जो करा रहा है वो पुराना अटेम्प्ट करवा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास नए अटेम्प्ट के पेपर नहीं है। तो वो 1 आवर 30 मिनट्स के पेपर होते थे, सही है। वो पेपर जो होते थे वो 1 आवर 30 मिनट्स के होते थे। अब ये जो स्पेसिफिकली जो हम पेपर अभी कर रहे हैं ना, ये नया पैटर्न का, ये तो देखो इसमें 2 घंटे लिखे हैं और ये स्पेसिमिन में नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि ये 2 घंटे का पेपर क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें 3 सेक्शन हो गए हैं। पहले सिर्फ 2 सेक्शन हुआ करते थे। पहले सेक्शन ए था और बी था बस। और पहले सेक्शन ए डेटा रिस्पॉन्स था, सेक्शन बी था माइक्रो प्लस मैक्रो। 3 सवाल होते थे, 3 में से एक करना था। अब थोड़ा सीन चेंज हुआ है। सेक्शन ए डेटा रिस्पॉन्स है, जो कि कंपलसरी है, लाजमी तौर पर करना ही करना है। सेक्शन बी इज माइक्रो, 2 सवाल होंगे, कोई एक करना है। सेक्शन सी इज मैक्रो, 2 सवाल होंगे, कोई एक करना है। सही, तो ये बहुत सिंपल पेपर पैटर्न है। 2 घंटे का पेपर है, 40-40 मिनट्स आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका पेपर हो जाएगा। सही है, बेहतर तरीका ये होता है 40-40-40। तो आपका सेक्शन ए बी सी जो है ना वो ऐसे हो जाएगा। अच्छा, नॉर्मली नॉर्मली मैं जो है, मेरी आदत हमेशा ये है कि मैं स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि सेक्शन ए पहले ना करो, क्योंकि पूरा साल जो आप प्रैक्टिस करते हो ना वो किसकी करते हो? सेक्शन बी एंड सी की करते हो। तो पूरा साल जिस चीज़ की प्रैक्टिस होती है पहले वो करना चाहिए। तो सेक्शन बी और सी पहले करना चाहिए, फिर सेक्शन ए करना चाहिए। तो मैं आपको पेपर अटेम्प्ट भी उसी तरह करवा रहा हूँ। आज जो हम करेंगे ना वो डायरेक्ट हम सेक्शन बी पे जाएंगे पहले, सही है। सेक्शन बी माइक्रो है, तो ये नॉर्मली माइक्रो बच्चों को आसान लगता है, तो पहले सेक्शन बी पे चले जाते हैं। अच्छा, अब सेक्शन बी या सी पे जाने से पहले भी मैं अगर आपको जनरली, देखो ये सेक्शन ए है, तो सेक्शन ए तो फिलहाल हम अभी छोड़ रहे हैं, ये सेक्शन ए के क्वेश्चन हैं। ठीक है, अच्छा ये हमारा सेक्शन बी है। जैसे सेक्शन बी जो है ना वो माइक्रो होता है, ठीक है। अच्छा, अब सेक्शन बी माइक्रो तो है, पर आपको सेक्शन बी की मार्क्स की एलोकेशन भी पता होगी ऑब्वियसली। 20 मार्क का होता है ये, सही है। सेक्शन ए भी 20 मार्क का होता है, सेक्शन सी भी 20 मार्क का होता है। टोटल पेपर 60 मार्क्स का है, सही है। अच्छा, अब ये अगर आप देखो तो इसमें क्वेश्चन 2 और 3 है, क्योंकि क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी, क्वेश्चन 1 इज डेटा रिस्पॉन्स। सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी जो है उस सेक्शन बी में अगर आप नोटिस करो तो सेक्शन बी में क्या हो रहा है? सेक्शन बी में जो है वो हमारे पास क्वेश्चन 2 और 3 है, क्योंकि 1 वो है कंपलसरी डेटा रिस्पॉन्स। अब 2 या 3 में से मुझे एक करना है, क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लिखी हुई है, और या तो 2 करो या तो 3 करो, सही है। तो सवाल की सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इस पॉइंट पे। एक ए लेवल के बच्चे को जो बहुत क्लियरली एक डिफाइंड चीज है और बहुत एक ऑब्वियस चीज है, हमेशा वो सवाल करते हैं जिसका ज्यादा मार्क्स वाला पार्ट आपको आता हो। ये ओ लेवल में भी सिखाया जाता है, ये किसी भी सब्जेक्ट में सिखाया जाता है। हमेशा वो सवाल करो जिसमें आपको ज्यादा मार्क्स वाले पार्ट आते हैं। तो ये ज्यादा मार्क्स वाले पार्ट का मतलब विच कंटेन हायर मार्क्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है जिसमें आपको 8 मार्क का क्वेश्चन आता है और 12 मार्क का नहीं आता, सही से नहीं आता, आप श्योर नहीं हो, तो फिर वो सवाल नहीं करना चाहिए। 8 मार्क का तुम्हें आता है, 12 का तुम्हें नहीं आता, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा अगर आप वो 8 सवाल कर लोगे। सवाल हमेशा किया जाता है वो वाला जिसमें आपको 12 मार्क का आता हो। अगर आपको 12 मार्क्स का क्वेश्चन सही से आता है तो आप वो सवाल कर लो, अगर परफेक्टली आता है। क्योंकि 8 मार्क में ना मार्क्स उठाना बहुत आसान होता है, सही। मैं आपको वापस पूरा रिवाइज करा रहा हूँ कि 8 और 12 के क्वेश्चन करने कैसे होते हैं, तो हमारे पास एक गो हेड आ जाए ना, ताकि हम फिर आगे मुझे ये बार बार रोकना ना पड़े उस पर, सही है। अच्छा, अब अगर मैं आपको ये 8 और 12 के वापस दिखाऊं ना, पैटर्न क्या होता है 8 और 12 के, क्योंकि ये भी चेंज हुआ है, पहले अलग था थोड़ा। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल पेपर 2 के सेक्शन बी एंड सी की बात करूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सेक्शन बी एंड सी के क्वेश्चन है ना उसमें असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? मैं पहले 8 मार्क के सवाल का बता रहा हूँ जो कि पार्ट ए होता है। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जो एग्जामिनर चाहता है कि बच्चा फॉलो करे, और वो उसको बहुत क्लियरली डिफाइंड है। पिछले वाले अटेम्प्ट में ना इतना क्लियरली डिफाइंड नहीं था जितना अब डिफाइंड है। प्रॉपर टेबल्स बनी हुई है, प्रॉपर तरीके से उसने बताया हुआ है कि उसको क्या चाहिए। अब जैसे एक 8 मार्क के क्वेश्चन में AO1 AO2 एंड AO3 है। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 एंड असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3। अच्छा, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 जो है ना वो नॉलेज प्लस अंडरस्टैंडिंग है, सही है।
तो नॉलेज प्लस अंडरस्टैंडिंग में उसको क्या चाहिए, सारी रटी रटाई चीजें। अच्छा, अच्छा 8 मार्क के क्वेश्चन का ना पैटर्न फिक्स है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सवाल से आइडेंटिफाई करना है कि AO1 के मार्क्स की हैं। आपको मैं ये आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा कि कैसे AO1 के मार्क्स निकालते हैं हर सवाल से। अच्छा AO2 के जो मार्क्स होते हैं वो एनालिसिस है। अच्छा एनालिसिस उसने लिखा हुआ है पर उसमें एप्लीकेशन भी हो रही होती है, ठीक है। वैसे तो AOT की जब हम बात करते हैं, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 की जब हम बात करते हैं, वो ऑल्दो है तो एनालिसिस ही, पर उसमें एप्लीकेशन भी होता है। मतलब जो चीज आप पढ़ रहे हो, जो चीज आपने ऊपर डिफाइन करी है AO1 में, उन्हीं चीजों की नॉलेज को आप अप्लाई करके सवाल की रिक्वायरमेंट को मीट करते हो, सही है। जो चीजें AO1 में वो हमसे मांगता है, उन्हीं चीजों को यूज करके सवाल की रिक्वायरमेंट को आप आंसर देते हो, क्योंकि AO1 का फिर पॉइंट नहीं है क्वेश्चन में, तो AO1 पूछा ही इसलिए जाता है ताकि आप उसको अप्लाई कर सको। तो एनालिसिस और एप्लीकेशन का मतलब वैसे सेम ही होता है इकोनॉमिक्स में। तो इट इज नॉट ऑफिशियली रिक्वायर्ड, बट हो यही रहा है। जो हम अभी मैं आपको बोल रहा हूँ ना, कर हम करते हैं हम यही है। अच्छा AO3 इवेल्युएशन है, जो कि पहले 8 मार्क के क्वेश्चन में नहीं आती थी। इवेल्युएशन क्या होती है? इवेल्युएशन होती है इन ऑर्डर टू कंक्लूड वाला, जो नहीं बोलते डिपेंड्स ऑन दिस या डिपेंड्स ऑन दिस या अपना ओपिनियन देना, तो ये इवेल्युएशन होती है, सही है। अच्छा 12 मार्क की इवेल्युएशन और 8 मार्क की इवेल्युएशन में बहुत फर्क होता है, सही है। फिलहाल तो ये सिर्फ एक 8 मार्क्स की इवेल्युएशन है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पहले मैं 12 मार्क की बताने से पहले 8 मार्क का मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। ये चीजें वैसे तो उतना आसानी से समझ नहीं आती, पर आपको ये पता होना चाहिए कि एक 8 मार्क का सवाल हमेशा एक्सप्लेन से शुरू होगा। एक 8 मार्क के सवाल की बहुत प्रॉपर एलोकेशन हुई हुई है, 3-3-2। तो 3 AO1 है, 3 AO2 है और 2 AO3 है। तो अगर हम पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर देख लें, अगर सही है, अगर हम यहाँ पर आपके सामने जो है वो ये वाला सेक्शन बी जो हमारा है, सेक्शन बी का जो क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 को अगर हम टारगेट करें, तो क्वेश्चन 2 में हमारे पास पार्ट ए है। पहले ये वाला पार्ट ए देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन 2 का जो पार्ट है ना, मैंने पहले अलग करा हुआ है। अब देखो क्वेश्चन 2 का पार्ट ए रीड करने से पहले मैं आपको बस एलोकेशन सिखा रहा हूँ कि किस तरह AO1 के मार्क निकलते हैं और किस तरह AO2 और AO3 के निकलते हैं, सही है। अब जरा गौर से सुनना जो चीजें मैं आपको बताना शुरू कर रहा हूँ। अच्छा अगर आप ये सवाल रीड करो, अगर ये आप सवाल रीड करो, तो सवाल का पहला हिस्सा क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ प्राइस इन रिसोर्स एलोकेशन। फिर आ रहा है बोल्ड से एंड, ऐसा ही है। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ प्राइस इन रिसोर्स एलोकेशन, और फिर एक बोल्ड से एंड आया हुआ है। ये बोल्ड से पीछे का जितना भी एरिया है ना, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो ये वाला एरिया है, ये येलो वाला, ये जितना भी एंड से पीछे वाला जितना भी एरिया है ना, ये AO1 है। 3 मार्क जो तुम्हारे निकलेंगे ना, वो सिर्फ इसी लाइन से निकलेंगे। 3 मार्क जो तुम्हारे निकलेंगे वो सिर्फ इस लाइन से निकलेंगे कि 8 मार्क के सवाल में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन दी फंक्शंस ऑफ प्राइस इन रिसोर्स एलोकेशन, में आगे सवाल पढ़ भी नहीं रहा, मैं आपको खाली AO1 के मार्क्स निकाल के दिखा रहा हूँ। आप क्या करोगे इसमें? आप सबसे पहले फंक्शंस ऑफ प्राइस की जब हम बात करते हैं रिसोर्स एलोकेशन, तो प्राइस, फंक्शंस ऑफ प्राइस का टॉपिक क्या होता है? देखो पहले टॉपिक आइडेंटिफाई करते हैं। ये फंक्शंस ऑफ प्राइस वाली चीज और रिसोर्स एलोकेशन वाली चीज कौन से टॉपिक में है? ये प्राइस मैकेनिज्म के टॉपिक में है। तो आपको सबसे पहले चाहिए कि आप मेन टॉपिक को आइडेंटिफाई करो और उसको आप डिफाइन करो। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप डिफाइन किसको करोगे? प्राइस मैकेनिज्म को। सबसे पहले एक स्टूडेंट को चाहिए कि वो किस चीज को डिफाइन करे? सबसे पहले आपको चाहिए कि आप प्राइस मैकेनिज्म को डिफाइन करो। क्लियर है यहाँ तक? सही है, बिल्कुल। अब जैसे ही आपने प्राइस मैकेनिज्म को डिफाइन कर दिया ना, एक और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इसने मुझे क्वेश्चन में दी हुई है। एक और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी उसने मुझे क्वेश्चन में दी हुई है, और वो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी क्या है? रिसोर्स एलोकेशन की। तो आपको चाहिए आप रिसोर्स एलोकेशन को भी डिफाइन करो। तो आपने रिसोर्स एलोकेशन को भी डिफाइन कर दिया, ये भी आपका काम हो गया, सही। अच्छा रिसोर्स एलोकेशन क्या होती है? सब कर रहे हैं 2 मिनट। रिसोर्स एलोकेशन क्या होती है? रिसोर्स एलोकेशन होती है जब आप रिसोर्सेज को, जो स्केर्स रिसोर्सेज होते हैं, उनको आप पुट लगाते हो। मैंने बेसिकली आपको इसका मतलब यही समझाया हुआ रिसोर्स एलोकेशन का, कि जब आप रिसोर्सेज को कहीं लगाते हो, जैसे अगर मुझे कोई स्कूल बनाना है या मुझे कोई भी कुछ प्रोड्यूस करना है, तो मैं रिसोर्सेज को लगाता हूँ, मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को वहाँ लगाता हूँ, मैं लैंड लेबर कैपिटल को वहाँ लगाता हूँ, सही है। तो जब आप रिसोर्स को एक जगह पे लगाते हो, तो वो आपका होता है रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है। अब इसने बोला है कि फंक्शंस ऑफ प्राइस को भी बताना है। अच्छा फंक्शंस ऑफ प्राइस क्या क्या होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। तो फंक्शंस ऑफ प्राइस आपके कौन कौन से होते हैं? तो मैं आपको एलोकेशन बता रहा हूँ कि एलोकेशन वैसे क्या होती है। जैसे जैसे देखो ना, फंक्शंस ऑफ प्राइस 3 होते हैं, अगर ऑफिशियली हम देखें तो फंक्शंस ऑफ प्राइस 3 होते हैं, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ प्राइस वैसे तो 3 होते हैं, पर कई जगहों पे 4 भी लिखे हुए हैं। वो तरीका डिपेंड करता है, मैं बता देता हूँ किस तरीके से। तो आप क्या करोगे? आप उसको फंक्शंस ऑफ मनी समझाना शुरू करो।
वो सॉरी फंक्शंस ऑफ प्राइस बताना शुरू करो। फंक्शंस ऑफ प्राइस क्या होते हैं? सबसे पहला फंक्शन ऑफ प्राइस जो आप उसको बताओगे ना, वो क्या होगा? रेशनिंग, बल्कि सिग्नलिंग समझा देना। पहले पहले आपका आ जाएगा सिग्नलिंग, फिर आपका आ जाएगा रैशनिंग, और फिर आपका आ जाएगा इंसेंटिव। अच्छा, कुछ टीचर्स और कुछ बुक्स में इंसेंटिव के साथ लिखा हुआ होता है ट्रांसमिशन ऑफ प्रेफरेंसेस, और कुछ जो है वो अलग से लिखते हैं, सही है। कुछ जो है वो चार चार फंक्शंस करके पढ़ाते हैं, और कुछ जो है वो इंसेंटिव और ट्रांसमिशन ऑफ प्रेफरेंसेस को साथ लिख देते हैं। वैसे ये फंक्शंस होते हैं प्राइस के, सही है। अच्छा, सिग्नलिंग का फंक्शन क्या होता था? रैशनिंग का फंक्शन क्या होता था? इंसेंटिव का फंक्शन क्या होता था? ट्रांसमिशन ऑफ प्रेफरेंसेस का फंक्शन क्या होता था? तो बेसिकली आपको बिल्कुल एक शॉर्ट शॉर्ट डेफिनेशन देनी है और इसको समझाना है, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग देनी है। देखो, एनालाइज नहीं करना, सिर्फ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग देनी है, सिर्फ डिफाइन करना है। वन वन लाइनर डेफिनेशन देनी है, इनकी दो दो लाइन की डेफिनेशन देनी है, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, सबकी नहीं देनी, ये भी एक बात है। बच्चा इस पॉइंट पे ये पूछता है कि सर ये जो तीन के, ये जो चार के चार हैं, क्या चारों बताने हैं? नहीं, आपको पूरे आंसर में सिर्फ दो, मिनिमम टू। पूरे आंसर में आपको मिनिमम टू बताने हैं, क्योंकि एक चीज को आप समझो, आंसर तीन हिस्सों में डिवाइडेड है ना, सही है। आंसर तीन हिस्सों में डिवाइडेड है, तो एक आपका AO1 है, एक आपका AO2 है, और एक आपका AO3 है। तो तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। AO1 नॉलेज प्लस अंडरस्टैंडिंग है, K+UN, तो ये तीन है। AO2 फिर आपका एनालिसिस है, ये तीन है। और AO3 आपकी वैल्यूएशन है, तो ये दो है। हम खाली अभी टारगेट कर रहे हैं AO1 को। तो AO1 के हिसाब से नॉलेज देनी है ना खाली, तो बस किताबी डेफिनेशन जो होती है ना वो आपको देनी है यहाँ पे। तो ये किताबी डेफिनेशन जो होती है वो आपको देनी है, ठीक है। तो सिग्नलिंग, रैशनिंग, इंसेंटिव और ट्रांसमिशन ऑफ प्रेफरेंसेस में से कोई दो, सही है, कोई एनी टू, कोई दो आप यहाँ पर समझाओगे, आपका काम हो जाएगा, सही है। अच्छा, अब डेफिनेशन तो मैं आपको एग्जैक्ट अभी नहीं बता रहा, मैं खाली आपको इसके एनालिसिस जब हम कर रहे होंगे ना तो मैं डायरेक्ट समझा दूंगा। अब आगे अगर आप सवाल पढ़ो तो इसमें क्या लिखा हुआ है? एंड कंसिडर द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज फंक्शंस इन रिलेशन टू द पोटेंशियल इफेक्टिवनेस ऑफ अ मार्केट इकोनॉमी। अब वैसे अगर देखा जाए तो हमें एक और कीवर्ड यहाँ पर मिल गया, मार्केट इकोनॉमी। तो अगर एक स्टूडेंट चाहे तो मार्केट इकोनॉमी को डिफाइन कर सकता है, पर अगर मार्केट इकोनॉमी को डिफाइन आप नहीं भी करोगे तो कोई मसला नहीं है। मार्केट इकोनॉमी को अगर आप डिफाइन नहीं करोगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि नॉर्मली यही होता है कि ये एंड से पहले वाला जो स्टेटमेंट होती है ना वो AO1 होता है। नॉर्मली जो ये एंड से पहले वाली स्टेटमेंट है वो AO1 होती है, ठीक है। तो नहीं भी करोगे तो टेंशन नहीं है कोई, वैसे क्लियर है। सही। अच्छा, मार्केट इकोनॉमी वैसे होती क्या है? मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर आपको सिर्फ प्राइवेट सेक्टर मिलेगा, सही है। नो गवर्नमेंट या मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन, नॉर्मली ऐसा ही होता है। नॉर्मली हर 8 मार्क के क्वेश्चन में अगर आप जितने भी देख लो हमने करें जब तक, ये एंड से पहले वाला सेगमेंट AO1 होता है। इसके बाद वाली स्टेटमेंट अगर आप डिफाइन कर दो तो टेंशन नहीं है। जैसे मार्केट इकोनॉमी अगर आप डिफाइन कर भी दो तो फर्क नहीं पड़ेगा, एक लाइन की डेफिनेशन है। अच्छा, अब उसने आगे बोला हुआ है कि कंसिडर द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज फंक्शंस इन रिलेशन टू द पोटेंशियल इफेक्टिवनेस ऑफ मार्केट इकोनॉमी। अब ये जो पोटेंशियल इफेक्टिवनेस वाली चीज है ना, ये आपको इवेल्युएशन में बतानी है। अब मैं आपको फर्क बता रहा हूँ, अब मैं आपको फर्क बता रहा हूँ कि क्या डिफरेंस होता है AO2 और AO3 में। ये देखो, अक्सर कंफ्यूजन होती है एनालिसिस में और इवेल्युएशन में, और बच्चा क्या करता है कि AO1 के 3 मार्क्स तो अलग हो गए, तो ये AO1 के 3 मार्क्स तो अलग हो गए, फिर आपके आ जाते हैं AO2 और AO3 के मार्क्स। अब AO2 के और AO3 के मार्क्स मिला के कितने मार्क्स बन रहे हैं? 5। अब उन 5 को अगर आप 7 करके करोगे ना तो आपको 3 ही मिलेंगे, हमेशा याद रखना। अगर ये 5 मार्क को आप एक कंसिडर करके आंसर लिखोगे ना तो आपको 5 में से 3 ही मिलेंगे, क्योंकि इवेल्युएशन अलग है। इवेल्युएशन इन ऑर्डर टू कंक्लूड है, इवेल्युएशन अलग से बतानी है। एनालिसिस में आपको एंड के बाद आइडेंटिफाई करना है कि आपको एनालाइज क्या करना है। ये एंड के बाद वाली जो स्टेटमेंट है ना, इससे आपको आइडेंटिफाई करना है कि एनालाइज करना क्या है। अब आप मुझे बताओ, आपको क्या समझ आ रहा है कि क्या एनालाइज करना है? मतलब फंक्शंस ऑफ प्राइस में एनालाइज क्या करना है? एनालाइज ये करना है कि इंपॉर्टेंस क्या होती है ऑफ फंक्शंस ऑफ प्राइस ऑन इन अ मार्केट इकोनॉमी। मुझे एनालाइज ये करना है कि ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है इन फंक्शंस ऑफ प्राइस की इन अ मार्केट इकोनॉमी व्हेन यू एलोकेट रिसोर्सेज। मतलब रिसोर्स एलोकेशन करते वक्त ये किस तरीके से इस्तेमाल होता है एक मार्केट इकोनॉमी में। अब देखो, तीनों फंक्शन अलग अलग है। मैं अगर आपको AO2 की यहाँ पर बात करता हूँ, मैं यहाँ पर अगर AO2 की बात करता हूँ आपके सामने, अगर हम AO2 की बात करते हैं, AO1 मैंने आपको कर दिया, AO2 यहाँ पर आप क्या करोगे? आपकी एनालिसिस क्या होंगी वैसे? बिल्कुल, मतलब ये फंक्शन किस तरह हमें हेल्प करते हैं टू रन अ मार्केट इकोनॉमी स्मूथली या एलोकेट रिसोर्सेज इन अ मार्केट इकोनॉमी स्मूथली, सही है। तो आप यहाँ पर क्या बताओगे इसको? अब इंडिविजुअल लेवल पे आपको जाके ना हर फैक्टर समझाना है। इंडिविजुअल लेवल पे सबसे आसान फैक्टर कौन सा होता है समझाने के लिए?
सबसे आसान फैक्टर कौन सा होता है, सबसे आसान फंक्शन कौन सा होता है, सिग्नलिंग। तो आप सिग्नलिंग कैसे समझाओगे उसको? देखो सिग्नलिंग आप इसको इस तरह समझाओगे कि आप उसको बोलोगे कि प्राइस जो है ना वो एक्ट करता है एज अ सिग्नल टू बोथ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। सही है। प्राइस एक्ट्स एज अ सिग्नल। सही है। प्राइस एक्ट्स एज अ सिग्नल टू बोथ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। अच्छा, फिर कैसे सिग्नल एक्ट करता है? वो इंडिकेट करता है उनको कि मार्केट में किस गुड की अवेलेबिलिटी है, किस गुड की प्राइस कम है, किस गुड की प्राइस ज्यादा है, वो सारी चीजें। जैसे फॉर एग्जांपल आप उसको एक एग्जांपल दे दो। आप क्या एग्जांपल उसको दोगे? आप उसको ये एग्जांपल दोगे कि भाई फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मार्केट में एक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। सही है। मार्केट में एक प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बढ़ गई। सही है। तो लेट से मैं कहता हूँ जैसे ही मार्केट में एक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, एक एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूँ सिग्नलिंग की। जैसे ही मार्केट में एक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई और लेट से मैं कहता हूँ सप्लाई अपनी जगह पे ही है, तो मार्केट में क्या क्रिएट होगी? शॉर्टेज। अच्छा, जैसे ही मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट होगी तो नॉर्मली उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या होती है? बढ़ जाती है। जैसे ही उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है तो ये प्राइस जो है वो सिग्नल देती है प्रोड्यूसर को। ये प्राइस क्या करती है? प्राइस गिव्स अ सिग्नल टू द प्रोड्यूसर कि वो अपनी प्रोडक्शन को पहले के मुकाबले में क्या करे? बढ़ा दे, क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ा दे। तो ये क्वांटिटी सप्लाइड जो ये मैं बढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? कि तुम इस गुड की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो। और जब आप एक गुड की प्रोडक्शन को बढ़ाते हो तो ऑब्वियसली आप रिसोर्स की एलोकेशन भी बढ़ाते हो। आप क्या बढ़ाते हो? रिसोर्स की एलोकेशन भी बढ़ाते हो। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब आप एक गुड की प्रोडक्शन को बढ़ाओगे तो आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लगाओगे वहां पे, तो लेबर की यूज, कैपिटल का यूज, लैंड का यूज, तीनों का यूज बढ़ जाएगा। सही है। कोई मसला है यहाँ तक? तो ये प्रोड्यूसर को बताता है कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहिए। उसको सिग्नल मिलता है। ये उसको सिग्नल मिलता है कि मुझे यहाँ रिसोर्स लगाना है, यहाँ रिसोर्स नहीं लगाना। तो ये तो स्मूथली चलती है। कैसे स्मूथली चल रही है? कंज्यूमर की वांट्स पूरी हो रही है। तो ये कंज्यूमर की वांट्स यहाँ पर पूरी हो रही है। फिर वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में, अम्मा एडवांटेज डिसएडवांटेज डिपेंड करता है, यहाँ से ऐसा कुछ बोला ही नहीं। ठीक है। अच्छा, ये फिर उसके बाद आप उसको क्या बता सकते हो? फिर उसके बाद आप उसको रैशनिंग का फंक्शन समझा सकते हो। अच्छा, ये रैशनिंग का फंक्शन क्या है? देखो रैशनिंग का फंक्शन सबसे ज्यादा आसान होता है और रैशनिंग का फंक्शन सबसे ज्यादा क्लियर कट होता है। रैशनिंग का काम बहुत सिंपल है। और रैशनिंग का काम ये होता है कि मसला ये होता है कि हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं? स्केर्स होते हैं। तो ये रिसोर्सेज क्या होते हैं? स्केर्स। तो रैशनिंग का सीन ये होता है कि प्राइस रैशंस स्केर्स गुड्स। अच्छा, ये किस तरीके से स्केर्स रिसोर्सेस, अच्छा ये किस तरीके से स्केर्स रिसोर्सेस को रेशन करता है? भाई फॉर एग्जांपल, भाई मुझे ये चीज पता है कि भाई अगर एक प्रोडक्ट की शॉर्टेज होती है, सही है, मुझे एक चीज पता है कि अगर एक प्रोडक्ट की शॉर्टेज होती है तो ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या होती है? बढ़ जाती है। अगर एक प्रोडक्ट की शॉर्टेज है तो उस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। अच्छा, जैसे ही उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती है, क्वांटिटी डिमांड कम होती है। ऐसा ही है। मतलब लेट से मैं आपको कहता हूँ कि एक इकोनॉमी है जहाँ पर शॉर्टेज चल रही है। सही है। जैसे ही शॉर्टेज होगी तो शॉर्टेज के केस में प्राइस बढ़ता है। अब आप देखो किस तरीके से प्राइस जो है ना इस शॉर्टेज को खत्म करेगा। एलिमिनेशन ऑफ शॉर्टेज को रेशनिंग कहते हैं नॉर्मली। जब रेशंस करता है ना वो स्केर्स गुड्स को, स्केर्स रिसोर्सेज को, तो उधर कहते हैं कि ये रेशनिंग हो रही है। शॉर्टेज हुई, प्राइस बढ़ी। जैसे ही प्राइस बढ़ी क्वांटिटी डिमांड कम होगी, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी। और ये शॉर्टेज क्या हो जाएगी? एलिमिनेट हो जाएगी और वापस हमारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा, दैट इज क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। ये रैशनिंग का काम होता है। ये एलिमिनेट करता है शॉर्टेज को। अब ये क्यों रिसोर्स एलोकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है? भाई ऑब्वियसली स्केर्स रिसोर्सेज हैं तो रिसोर्सेज को उन जगहों पे लगाना है, सही है, उन लोगों के लिए लगाना है जो कि हाई प्राइस पे करने के लिए विलिंग है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब शॉर्टेज की वजह से प्राइस बढ़ेगी तो गुड्स सिर्फ वही खरीदेगा जिसकी विलिंगनेस है। और जो जो नहीं पे करना चाह रहे होंगे वो मार्केट से बाहर चले जाएंगे। तो देख लो क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है ना, तो जो नहीं पे करना चाह रहे वो मार्केट से बाहर हो गए, जो पे करना चाह रहे हैं वो अभी भी मार्केट में ही है। तो एलोकेशन अच्छी क्यों हो रही है? क्योंकि जो बंदा प्राइस पे करने के लिए तैयार है उसको गुड मिल रहा है। तो ये तो बिल्कुल रिसोर्स का सही इस्तेमाल हुआ है, एक तरह से एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्स आप यहाँ पर कह सकते हो कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के हिसाब से हो रही है। दोनों को मैक्सिमाइज, दोनों का फायदा मैक्सिमाइज हो रहा है। क्लियर है? अच्छा, फिर एक और आपका यहाँ पर आ सकता है।
और वो आपका आ सकता है इंसेंटिव। अच्छा, इंसेंटिव का क्या सीन है? इंसेंटिव का मतलब होता है मोटिवेशन। तो ये इंसेंटिव का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन। प्राइस जो है ना, वो इंसेंटिव प्रोवाइड करता है। प्राइस प्रोवाइड्स एन इंसेंटिव। अच्छा, प्राइस क्या इंसेंटिव प्रोवाइड करता है? प्रोड्यूसर को भी, कंज्यूमर को भी। पर क्योंकि मैं रिसोर्स एलोकेशन की बात कर रहा हूँ तो फिलहाल प्रोड्यूसर की बात कर लेते हैं। भाई इंसेंटिव कैसे होगा? एक प्रोडक्ट की मार्केट में शॉर्टेज है, मार्केट कंडीशन चेंज हो गई, प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो गई। अब शॉर्टेज हो गई तो प्राइस बढ़ती है। प्राइस बढ़ती है तो प्रोड्यूसर को ये चीज पता होता है कि यार अगर मुझे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि प्रोड्यूसर का एम क्या होता है? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट मोटिव का एम वो रखता है ना, तो उसको पता होना चाहिए कि मुझे अपने रिसोर्सेज को लगाना क्या है। जब आपका एम प्रॉफिट होता है तो आप प्रॉफिट तो कमाने के लिए तैयार हो, पर आपको ये भी तो पता हो ना मुझे अपने रिसोर्स कहाँ लगाने हैं। तो प्राइस आपको इंसेंटिव क्रिएट करता है आपके लिए। कैसे? प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ी, आपने क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ा दिया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई। सही, तो लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई लग रहा है। क्वांटिटी सप्लाइड मैंने बढ़ाई, मैंने वहां पर ज्यादा रिसोर्स लगाए। जब मैंने वहां पर ज्यादा रिसोर्स लगाए तो मेरा प्रॉफिट जो है वो क्या हो गया? बढ़ जाएगा। क्लियर है ये चीज? कोई मसला? तो अगर मैं ओवरऑल इस चीज को अब समराइज करूं आपके सामने, तो आपको किस तरह आंसर करना है? देखो, मेरा पॉइंट तो आपको पूरा सवाल समझाना था। ऑब्वियसली जो दो फंक्शन आप सेलेक्ट करोगे उन्हीं दो फंक्शन को एनालाइज करोगे। सही है, ऑब्वियस सी बात है, ये तो क्वाइट ऑब्वियस है कि जो दो फंक्शन आप सेलेक्ट करोगे उन्हीं दो फंक्शन को आप एनालाइज करोगे। लेट से मैं कहता हूँ कि मेरा मशवरा हमेशा ये होता है कि सिग्नलिंग और रेशनिंग पे बात करो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सिंपल होते हैं। बाकी थोड़े बहुत टेक्निकलिटी की तरफ चले जाते हैं और नॉर्मली इग्नोर भी होते हैं। तो सिग्नलिंग एंड रेशनिंग की अगर आप बात करो ना, तो फिर एनालाइज भी इन्हीं दोनों को करना। डेढ़ होशियारी नहीं करना कि दो डिफाइन करके तीन एनालाइज कर रहे हो। सही है, ये सब नहीं करना। रजा, बिल्कुल इंसेंटिव का मतलब ही यही है। सही है, इंसेंटिव आसान है, इंसेंटिव आसान है, बट नॉर्मली इंसेंटिव लोगों के दिमाग में नहीं आता और उस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ग्राफिकली हम देखें तो सिग्नलिंग और रेशनिंग ही आता है ज्यादा। अच्छा, ग्राफ की जहां तक बात है, जरूरत नहीं है क्वेश्चन में। ग्राफ की क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको अपने आंसर की क्वालिटी को इंप्रूव करना है, वैसे तो बहुत ऑब्वियस कोई ग्राफ यहाँ पर बन नहीं रहा है। नॉर्मली ग्राफ जब बनाते हैं जब ऑब्वियस हो जाता है। अगर हम इस ग्राफ को क्वाइट, अगर ग्राफ को हम घुसाते भी है ना सवाल में, तो मेरा सजेशन ये होता है कि रेशनिंग करते हुए आप ग्राफ आप बना सकते हो। आप डिमांड कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करो, आप ग्राफ में शॉर्टेज शो करो, शॉर्टेज को एलिमिनेट करके प्राइस बढ़ा दो। बिल्कुल शॉर्टेज के एलिमिनेशन का ग्राफ बन सकता है, बना सकते हो, मसला नहीं है। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में ग्राफ की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से ग्राफ नहीं बनना चाहिए। तो देखो, अब यहाँ पर मुझे सिर्फ 6 मार्क मिले हैं, अभी भी मुझे 8 मार्क नहीं मिले। AO1 और AO2 तो हो गया, पर AO3 नहीं हुआ अब तक। अब क्या इफेक्टिवनेस आपके हिसाब से, क्या फंक्शंस ऑफ प्राइस रिसोर्स एलोकेशन में इफेक्टिव हैं कि नहीं है? आपके आपके हिसाब से क्या ये इफेक्टिव है या नहीं है? ग्राफ क्वालिटी ऑब्वियस भी नहीं है ना, हमारा मसला ये ऑब्वियस नहीं है। अगर ऑब्वियस होता तो चलो बना देते। तरीके से ग्राफ को घुसा के समझाना पड़ेगा फिर। ऊपर वाले पॉइंट्स की आप समरी तो दोगे, पर ऐसी इन इसकी, अच्छा, इसकी इफेक्टिवनेस डिपेंड किस पे करती है? ये जो फंक्शंस ऑफ प्राइस है, फंक्शंस ऑफ प्राइस की इफेक्टिवनेस डिपेंड किस पे करती है? मार्केट इकोनॉमी में सबसे बड़ा मसला क्या है? ये देखो, रजा ने मुझे सही पॉइंट बताया खाली अब तक, और बस एक पॉइंट मुझे सही मिला है। मार्केट इकोनॉमी सबसे बड़ा मसला क्या है? नहीं, मार्केट इकोनॉमी में सबसे बड़ा मसला क्या है? सही है, मुझे उम्र का भी सही आ गया यहाँ पे। नहीं, नहीं, कंपटीशन तो अच्छी बात है। मोनोपली का लिंक नहीं है यहाँ पे। हाई प्राइजेस कह सकते हो। मार्केट फेलियर, देखो ये जवाब मुझे चाहिए था, मार्केट फेलियर। सही है। अच्छा, मार्केट फेलियर सबसे बड़ा मसला है मार्केट इकोनॉमी का। ओवर अंडर एलोकेशन, इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सबसे बड़ा मसला ही यही है। अब अगर मैं कहता हूं कि फंक्शंस ऑफ प्राइस अफेक्टिव है या नहीं, ये डिपेंड करता है मार्केट की इंफॉर्मेशन के ऊपर। ये डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन फेलियर है या नहीं है। सबसे बड़ा मसला लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है मार्केट इकोनॉमी में। ये लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से ही तो डीमेरिट मेरिट गुड वाला मसला होता है। अब प्राइस अपना फंक्शन बिल्कुल सही प्ले कर रहा है, प्राइस हर चीज सही कर रहा है, पर अगर लोगों में नॉलेज ही नहीं है, और अगर वो प्राइस उस प्रोडक्ट की ट्रू वैल्यू को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो क्या फिर फंक्शन ऑफ प्राइस इफेक्टिव है? नहीं है। मतलब अगर मैं आपके सामने इसका एक वैल्यूएशन लिख दूं, अगर 2 मार्क की होती है, देखो लंबी इतनी नहीं करनी होती, मैं शायद अभी लिखूं तो लंबी हो जाए, पर इतनी लंबी नहीं करनी। जैसे आप क्या लिखोगे? इन ऑर्डर टू कंक्लूड, इन ऑर्डर टू कंक्लूड क्या लिखोगे?
कंसिडर द इम्पोर्टेंस बोला है ना इसने, कंसिडर द इम्पोर्टेंस, तो आप शुरू ऐसे करो कि यस इट इज इम्पोर्टेंट, yes it is important in allocating resources, yes it is important in allocating resources effectively, but it depends on मार्केट इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ या मार्केट नॉलेज लिख देता हूँ। सही है, कीवर्ड इफेक्टिवली है ना, तो मार्केट नॉलेज मैंने लिख दी। अच्छा, अब आप यहाँ आप इसको ये लिखोगे हाउएवर, हाउएवर डिपेंड्स ऑन मार्केट नॉलेज, और फिर मार्केट नॉलेज से लिंक करके आप इसको लिंक कर दोगे किससे, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सही है, आप बोलो। हाँ, तो ओवर अंडर की बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, उसी की बात करेंगे, उसी पे आ रहा हूँ। सही है, बिल्कुल। तो आप लिखो, इफ देयर इज imperfection then, सही है, price may not truly reflect the value, सही है, truly reflect the value of goods, क्लियर है, leading to inefficiencies in resource allocation। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर लंबी करने बैठ जाता हूँ, मैं अंडर ओवर लिखता हूँ, मैं मेरिट डिमेरिट लिखता हूँ, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ यहाँ पर कोई नहीं है। 2 मार्क हैं, आप ये दिमाग में रख के लिखो, 2 मार्क हैं। अगर आप लंबी करोगे ना तो 8 मार्क के चक्कर में 12 मार्क छूटेगा फिर। भाई देखो, कीवर्ड अफेक्ट आप देखो लिख सकते हो, बिल्कुल सही है, इट इज इंपॉर्टेंट इन एलोकेटिंग रिसोर्सेज इफेक्टिवली। मैंने ये नहीं बोला है, देखो इंपॉर्टेंट ये है, आप ये नहीं लिखोगे इट इज इंपॉर्टेंट और नॉट, या इट इज अफेक्टेड और अफेक्टिव और नॉट, नहीं, आप बोलो कि इंपॉर्टेंट है, पर ये डिपेंड करता है मार्केट नॉलेज के ऊपर। मतलब प्राइस एक फैक्टर है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में, सही है, प्राइस एक फैक्टर है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में, पर मार्केट नॉलेज भी एक फैक्टर है। सिर्फ प्राइस नहीं होता रिसोर्स एलोकेशन के लिए, मार्केट नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि प्राइस ट्रू वैल्यू कभी कभार नहीं बताता एक प्रोडक्ट की, अनलेस आपको मार्केट, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि प्राइस इज नॉट दी ओनली चीज जो आप देखोगे रिसोर्स एलोकेशन के लिए, मार्केट नॉलेज भी एक चीज होती है, मार्केट की कंपटीशन भी एक चीज होती है, बहुत पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे। सही है, 8 मार्क के क्वेश्चन में एवेल्युएशन में कोई फिक्स पॉइंट्स नहीं है। 8 मार्क के क्वेश्चन में जब आप एवेल्युएशन करते हो ना, तो 1 मार्क तो आपके ओपिनियन का ही होता है। ये मैंने जो यस लिखा है ना, मुझे इसका 1 मार्क मिला है। सही है, मुझे, मैंने जो यस लिखा है ना, ये मुझे इसका 1 मार्क दे दिया उसने, जस्ट। सही है, तो मसला। ओपिनियन कभी गलत नहीं होता, ओपिनियन का मार्क मिल जाता है। देखो नॉर्मली अब ये यस नो वाला क्वेश्चन वैसे था नहीं, यस हमने यहाँ लिखा भी, तो हमारे यस से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपको ज्यादातर ये करना था कि आपको उसको, अगर आप यहाँ पर इवैल्यूएशन में सिग्नलिंग और रैशनिंग को मेंशन भी करोगे ना, तो और बेहतर हो जाएगा आपका कंक्लूजन। आप बोलो सिग्नलिंग और रैशनिंग यहाँ पर कोई खास रोल प्ले नहीं करेंगे अगर मार्केट नॉलेज ही नहीं है। मतलब रिसोर्स एलोकेशन सही नहीं होगी, भले सिग्नलिंग रैशनिंग परफेक्ट हो रही है, भले कंज्यूमर प्रोड्यूसर के बीच में सही हो रहा है, पर अगेन वही चीज है, एलोकेशन सही हो रही है नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर नहीं हो रहा है। आइए, सेल्फिश होता है ना, तो मसला। अच्छा, अब अगर हम इसका पार्ट बी देखें तो, इसी क्वेश्चन का, अच्छा इस क्वेश्चन का पार्ट बी जो है, क्वेश्चन 2 का पार्ट बी, क्वेश्चन 2 का जो पार्ट बी है वो बेसिकली क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 का पार्ट बी कह रहा है कि असेस वेदर ऑल मार्केट इकोनॉमीज शुड बिकम मिक्स्ड इकोनॉमीज। कह रहा है कि क्या हर मार्केट इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी बनना चाहिए। जी, मेरे मेरे हिसाब से ये एक बहुत आसान सवाल है, इस सवाल में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एक बार इस सवाल को आप देखो, आपको क्या लगता है क्या लिखा, बहुत हल्का सवाल है ये, 12 में से 12 इस सवाल में
बहुत आराम से आते हैं। मैं मानता हूँ कि 8 मार्क का सवाल थोड़ा सा टेक्निकल था, पर ये पार्ट भी बहुत आसान है। ये आइडेंटिफाई करो क्या लिखना है इसमें। 12 मार्क का सवाल है ना। अब पहले बताओ, फिर मैं इसका पैटर्न भी बता रहा हूँ। पहले चलो 12 मार्क के सवाल का मैं आपको पैटर्न समझा देता हूँ। अच्छा, 12 मार्क का क्वेश्चन, पहले पैटर्न आप सुन लोगे ना तो फिर आप मुझे शायद सही जवाब दो। और अगर मैं 12 मार्क के पैटर्न की बात करता हूँ, तो 12 मार्क का क्वेश्चन जो है ना वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। तो ये 12 मार्क का जो क्वेश्चन है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। और 12 मार्क का क्वेश्चन ना 8 और 4 में डिवाइडेड है, 8 एंड 4। तो ये 12 मार्क का जो क्वेश्चन है वो 8 एंड 4 में डिवाइडेड है, मतलब 8:4 की एमएस बनती है। और 4 जो होता है ना वो तो कंप्लीटली आइसोलेट कर दो उसको, फिलहाल अपने आंसर में फिलहाल आप इस 8 की बात करो, 4 को मैं कंप्लीटली आइसोलेट कर रहा हूँ क्योंकि वैल्यूएशन है, सही है। तो 12 मार्क का क्वेश्चन है, इसके असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसमें भी A1 A2 एंड AO3 होता है, पर फर्क क्या है कि असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 एंड असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 को ऐड करोगे। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 एंड असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 को जब आप ऐड करोगे तो ये 8 मार्क बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि AO1 प्लस AO2 इज 8 मार्क्स। अच्छा, ये कहीं भी डिफाइंड नहीं है, ये कहीं भी बताया हुआ नहीं है, सही है, कि AO1 के कितने मार्क्स है और AO2 के कितने मार्क्स है, ये कहीं भी नहीं बताए हुए। 12 मार्क के सवाल में AO1 प्लस AO2 8 मार्क लिखा हुआ है, ये नहीं बताया हुआ कि AO1 के कितने AO2 के कितने। पर जब मैं कैम्ब्रिज की ट्रेनिंग में गया था ना, मैं फिजिकल ट्रेनिंग में भी गया था, मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ली है, तो मैंने पूछा था ये, और मुझे ये बोला गया था कि AO1 के 2 मार्क होंगे और AO2 के 6 मार्क होंगे, उन लोगों ने ये बोला था, और मेरी प्रिडिक्शन भी ये थी, ये तो मैंने बहुत पहले लिखा था। तो क्यों ऐसा हो रहा है मैं इसकी रीजन आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो पुरानी 12 मार्क की अटेम्प्ट थी, जो पुराना पैटर्न था 12 मार्क के जो पेपर जो सवाल थे, और पुराने 12 मार्क में क्या होता था कि 4:4:4 होता था। सही है, 4:4:4 का मतलब क्या होता था, चार एक साइड, चार एक साइड, चार एक साइड, यहाँ पर भी यही है, चार एक साइड, चार एक साइड, चार एक साइड। पर वो पिछले 12 मार्क के अटेम्प्ट में ना AO1 के मार्क्स नहीं होते थे, मतलब नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग का मार्क नहीं होता था, आप किसी चीज को डिफाइन वहां नहीं करते थे, कोई जरूरत नहीं थी डिफाइन की। जैसे अगर पीईडी वाईडी का सवाल आता है, आप डायरेक्ट यहाँ से शुरू करते थे, पीईडी वाईडी को डिफाइन नहीं करते थे। पर अब ये एनकरेज कर रहा है कि बच्चा डिफाइन करे, क्योंकि 2 मार्क नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग है, मतलब फ्री के देखो 2 मार्क और आ गए, और 6 मार्क एनालिसिस के। तो आंसर की लेंथ थोड़ी कम हुई है 12 मार्क की, अगर मैं पिछले पैटर्न से कंपेयर करूँ। तो 8 मार्क AO1 प्लस AO2, एक साइड 4 मार्क है जिसमें 1 मार्क नॉलेज है, 3 मार्क एनालिसिस है। एक मार्क, एक साइड 4 मार्क है जिसमें 1 मार्क नॉलेज है और 3 मार्क एनालिसिस है। तो ये 4:4 की एमएस बन गई। अच्छा, 4:4 की एमएस बनने के बाद जो आखिरी के 4 मार्क है वो AO3 होती है, दैट इज इवेल्युएशन, और इवेल्युएशन इज 4 मार्क्स। सही, इवेल्युएशन इज 4 मार्क्स। तो इवेल्युएशन एक होल अदर बॉल गेम है, इसको तो छोड़ ही दो फिलहाल। पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि AO1 और AO2 जो है ना, जो चेकिंग होती है, जो मार्किंग वर्कशॉप मैंने अभी ली थी तो उसमें प्रॉपर इन लोगों ने बताया था मैं। तो ये जो 8 मार्क का सवाल है ना, इसके लेवल्स होते हैं। ये 8 मार्क के क्वेश्चन के लेवल है, क्योंकि पहले AS लेवल में पॉइंट बेस्ड चेकिंग होती थी, जो O लेवल में होती थी, पॉइंट बेस्ड चेकिंग बोलते थे इसको, सही है। पॉइंट बेस्ड चेकिंग में क्या होता था, सही पॉइंट मिलेगा मार्क दे दिया, सही पॉइंट दिखेगा मार्क दे दिया। अब ऐसा नहीं होगा, अब लेवल बेस्ड चेकिंग है, आपका पूरा आंसर पहले पढ़ेंगे, फिर आपके आंसर का लेवल डिसाइड होगा। जैसे अगर आपका आंसर लेवल 3 में लाई कर रहा है, आपका AO1 और AO2 लेवल 3 में लाई कर रहा है, तो यू विल गेट मार्क्स बिटवीन 6 and 8। इफ योर आंसर लाइज इन लेवल 2, देन यू विल गेट आंसर मार्क्स बिटवीन 3 and 6। तो ये लेवल डिसाइड होंगे। तो यहाँ पर आपकी इंप्रेशन ही आपकी मेन चीज है, आपको इंप्रेशन अच्छा देना है अपने आंसर का। अब इंप्रेशन कैसे आंसर का अच्छा देते हैं, पैराग्राफिंग। मैं आपको मॉडल आंसर्स भी दिखाऊंगा जो कि हमें दिए थे उसमें मार्किंग वर्कशॉप में। और उसमें मैंने एक चीज नोटिस करी थी, जो कि मैं शुरू से बोलता हुआ आ रहा हूँ, पैराग्राफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने पैराग्राफ बना सकते हो बनाओ, एक पॉइंट एक पैराग्राफ। जिधर आपको लगे ना घिचपिच हो रही है, जिधर आपको लग रहा है ना घिचपिच हो रही है, आप पैराग्राफ चेंज कर दो। कोई मैट्रिक का पेपर नहीं है कि आप फिक्स पैराग्राफ बनाने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक आंसर में 10 पैराग्राफ बना दोगे, 10 पैराग्राफ बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आपका आंसर रीडेबल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि भाई मसला हो रहा है पढ़ने में, या रुकना पड़ रहा है, फ्लो में होना चाहिए आपका आंसर। इसी तरीके से जो AO3 होती है इवेल्युएशन, इवेल्युएशन के भी लेवल्स हैं। अगर आपकी इवेल्युएशन लेवल 2 में लाई कर रही है तो आपको 3 से 4 मार्क मिलेंगे, अगर आपकी इवेल्युएशन लेवल 1 में लाई कर रही है तो आपको 1 से 2 मार्क मिलेंगे, सही है। तो अब ऐसे अगेन मैं कह रहा हूँ कि ऐसे समझ नहीं आता, हम डायरेक्ट अब सवाल को देखते हैं। तो सवाल मेरे सामने जो है वो मैंने आपको, क्वेश्चन 2 हमने कर लिया, ये इसका पार्ट भी है, सही है, क्वेश्चन 2 का पार्ट है हमने कर लिया, ये क्वेश्चन 2 का पार्ट भी है।
सही है। अब क्वेश्चन पढ़ो वापस, क्या लिखा, अब मुझे बताओ क्या लिखना है इसमें। डेफिनेशन वगैरह हटा दो, मुझे बताओ एनालिसिस क्या करनी है यहाँ पे। जो टू साइडेड आंसर होगा, टू साइडेड होती है ना, मैंने अभी बताया। जो टू साइडेड आर्ग्यूमेंट है वो किस चीज की है? टू साइडेड आर्ग्यूमेंट किस चीज की है? 12 मार्क का हमेशा सेम होगा। बिल्कुल, उमर ने आइडेंटिफाई कर लिया ये, सही है। आ, रजा ने आइडेंटिफाई कर लिया ये। और और मेजोरिटी मुझे अभी भी गलत बता रहा है। अन्ना ने आइडेंटिफाई कर लिया, सही है। और इतने बच्चे बैठे हैं, 3 ने आइडेंटिफाई किया बस। सात ने गलत आइडेंटिफाई करा है थोड़ा सा। ये चीज आइडेंटिफाई कर ली कि करना क्या है, किसका करना है ये गलत करा है। हसन आपने भी गलत करा है, किसका करना है ये गलत करा है आप लोगों ने। अम्माद आपका भी गलत है, निहाल आपका भी गलत है। और बाकी सो रहे हैं इतने सारे। अच्छा, अब जरा उर्दू में कन्वर्ट करो इस क्वेश्चन को, सही पहले। ये बहुत आसान सवाल मैं वापस कह रहा हूँ, 12 में से 12 वाला क्वेश्चन है। जब मैं आपको बताऊंगा आप हंसोगे अपने ऊपर भाई। असेस। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, चलो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन, ये एग्जैक्ट एग्जैक्ट क्वेश्चन, एसएच का वर्ड हटा दो, डिस्कस का लिख दो। ये 2022 के ओ लेवल के पेपर में आया है, 8 मार्क के सवाल में। ओ लेवल का क्वेश्चन है ये ओ लेवल का बच्चा 8 में से 8 उठाता है इस सवाल में। सवाल किया, अब जरा सुनो। असेस वेदर ऑल मार्केट इकोनॉमीज शुड बिकम मिक्स्ड इकोनॉमीज। तो टू साइडेड का मतलब क्या है? कि क्या मार्केट इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, यही सवाल है। बिल्कुल, बिस्वा ने भी आइडेंटिफाई कर लिया एग्जैक्टली। क्या मार्केट इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? तो अगर बननी चाहिए तो आर्गुमेंट क्या दोगे आप? मार्केट इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी बननी चाहिए तो क्यों बननी चाहिए, वजह क्या दोगे आप इसको? आप मार्केट इकोनॉमी के नुकसान बताओगे। और अगर मार्केट इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं बनाना तो आप मार्केट इकोनॉमी के फायदे बताओगे। मिक्स्ड इकोनॉमी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज जैसी कोई चीज किसी किताब में नहीं लिखी हुई। मिक्स्ड इकोनॉमी के फायदे नुकसान कुछ भी नहीं होते। मिक्स्ड इकोनॉमी तो प्लान्ड और मार्केट को बना के बनती है। एडवांटेज डिसएडवांटेज प्लान्ड और मार्केट के होते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी के जो फायदे नुकसान होते हैं वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन के आते हैं। तो पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए, मिक्स्ड इकोनॉमी के एडवांटेज डिसएडवांटेज किसी किताब में नहीं लिखे हुए। वो कोई चीज ही नहीं होती। क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी दो इकोनॉमी से बनती है, तो उनके फायदे नुकसान की बात होती है और गवर्नमेंट इंटरवेंशन आ जाती है मिक्स्ड इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों होते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर भी मिलेगा, मिक्स इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर भी मिलेगा, और मार्केट इकोनॉमी में आपको सिर्फ प्राइवेट मिलेगा। अब एक मार्केट इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी बनना चाहिए तो पहले तो आप बोलोगे यस, तो मार्केट इकोनॉमी की बुराइयां। फिर आप बोलोगे नो, तो मार्केट इकोनॉमी की तारीफें। तो पर अगर आप आंसर को अगर स्टार्ट करते हो तो प्रॉपर फॉर्मेट में अगर हम इसको लेके चलें तो प्रॉपर फॉर्मेट में क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको डिफाइन करना चाहिए, आपको डिफाइन करना चाहिए मार्केट इकोनॉमी को एंड मिक्स्ड इकोनॉमी को। ये आपकी डेफिनेशन होंगी, सही है। मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी को डिफाइन करना है आपको। क्लियर है? ये तो प्योरली माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये, और बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इकोनॉमिक सिस्टम्स का ये क्वेश्चन है। तो ये इकोनॉमिक सिस्टम्स का ये क्वेश्चन है। ये एक ऐसा आसान टॉपिक है जो कि फिंगर टिप्स पे होना चाहिए आपके। तो डिफाइन मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। अच्छा, फिर आप क्या करोगे? आपकी जो एक साइड आंसर की होगी ना, पूरी एक साइड आंसर की जो होगी वो होगी एडवांटेजेस ऑफ मार्केट इकोनॉमी। अब मुझे बताओ मार्केट इकोनॉमी के एडवांटेजेस क्या हैं। अच्छा, आपके आंसर की स्ट्रक्चरिंग कैसे होगी जरा ये सुन लो, और मतलब आप मार्केट इकोनॉमी के एडवांटेजेस को शुरू कैसे करोगे। मार्केट इकोनॉमी के एडवांटेज आप शुरू इस तरीके से करोगे, तो आप उसको बोलोगे इट शुड, मतलब आप इसको बोलोगे मार्केट इकोनॉमी शुड रिमेन एज दे आर। सही है। और फिर उसको आप फायदे बताना शुरू करोगे। बोलो मार्केट इकोनॉमी है, मार्केट ही रहने दो। प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर को ही रहने दो। मिक्स ना करो, पब्लिक गवर्नमेंट को बीच में ना लेके आओ। तो सबसे पहला मार्केट इकोनॉमी का बेनिफिट क्या होता है? सबसे पहला मार्केट इकोनॉमी का बेनिफिट क्या होता है? अगेन देखो, मसला मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन में। मसला क्या आएगा? आप आइडेंटिफाई कर लोगे, आप हर चीज कर लोगे, आप एनालाइज नहीं कर पाओगे। आप पॉइंट आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये फायदा है, ये फायदा जब मैं पूछूंगा ना क्यों है, तो आधे से ज्यादा बच्चे इधर ही चुप हो जाते हैं, नहीं पता चलता। सबसे बेसिक फायदा, जो सबसे बेसिक पॉइंट यहाँ पर आएगा फायदों में, वो ये आएगा, वो आता है कंज्यूमर सॉवरेंटी। सही है।
अब कंज्यूमर सॉवरेनिटी की जब मैं बात करता हूँ ना, यहाँ पे कंज्यूमर की मतलब कंज्यूमर सॉवरेन की होता है यहाँ पे। कंज्यूमर सॉवरेन का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर सॉवरेन का मतलब होता है कि कंज्यूमर की पावर ज्यादा है। कंज्यूमर सॉवरेन का मतलब क्या है? कि कंज्यूमर की पावर है। कंज्यूमर सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि कंज्यूमर पावरफुल है। कैसे पावरफुल है? कि कंज्यूमर जो भी चीज की डिमांड करेगा उसको मिलेगी। कंज्यूमर जो भी चॉइस करेगा, जो भी उसकी प्रेफरेंस होगी, वो उसको मिलेगी। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन इसमें ज्यादा से ज्यादा है। कंज्यूमर जिस चीज की डिमांड करेगा, उसकी प्राइस बढ़ेगी, प्रोड्यूसर को सिग्नल जाएगा, प्रोड्यूसर बना के दे देगा। तो कंज्यूमर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंज्यूमर की वांट्स, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन मार्केट इकोनॉमी में ज्यादा होती है, क्योंकि वो अपनी प्रेफरेंसेस को ट्रांसफर करता है प्रोड्यूसर पे, और प्रोड्यूसर किसी भी हाल में उसको बना के देगा। क्लियर है? तो प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना है। अच्छा, और क्या बेनिफिट होते हैं? कंज्यूमर पावर है। सही है। पॉइंट देखो आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, मिक्स पॉइंट्स आप बता रहे हो ना, तो मैं अलग करके बता रहा हूँ इसको। अच्छा, आप उसको कैसे बता सकते हो? एक पॉइंट मुझे अच्छा मिला है, कंपटीशन। सही है, एक मार्केट इकोनॉमी में कंपटीशन होता है, ठीक है। अब जब एक मार्केट इकोनॉमी में कंपटीशन होता है, तो कंपटीशन तीन चीजें एनकरेज करता है। क्या तीन चीजें एनकरेज करता है? एक तो प्राइस लो हो जाती है। अच्छा, क्यों प्राइस लो हो जाती है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अच्छा, जब कंपटीशन ज्यादा होगा, प्राइस लो होगी, तो कंज्यूमर को यहाँ पर क्या बेनिफिट हो रहा है? कंज्यूमर की अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है, कंज्यूमर कैन अफोर्ड मोर गुड्स एंड सर्विसेज। जब वो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को इंजॉय करेगा, तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। उसके अलावा यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि कंपटीशन से लिंक करते हुए एक दूसरा पॉइंट यहाँ पर बनाओ, इट एनकरेजेस इनोवेशन। मार्केट इकोनॉमी में इतना कंपटीशन होता है कि इनोवेशन एनकरेज होती है। मार्केट इकोनॉमी में इतना कंपटीशन होता है कि इनोवेशन एनकरेज होती है, कि कंज्यूमर की डिमांड को मीट करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा होता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है, जिसकी वजह से पॉसिबली प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो बढ़ जाए, जिसकी वजह से पॉसिबली कंज्यूमर की चॉइसेस जो है वो क्या हो सकती है? बढ़ सकती हैं। जिसकी वजह से कंज्यूमर की चॉइसेस क्या हो सकती हैं? बढ़ सकती हैं। क्लियर है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखो, ये सारे पॉइंट्स एक ही इसमें आ गए, ये सारे लिंक्ड हैं। सही है। और क्या फायदा हो सकता है? डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, बिल्कुल। अच्छा, अब एक चीज अगर आप नोटिस करो, एक चीज अगर आप नोटिस करो, मार्केट इकोनॉमी में सबसे बड़ा रोल किसका होता है? प्राइस मैकेनिज्म का। ऐसा ही है। तो जितनी भी डिसीजन मेकिंग यहाँ पर हो रही है, जितनी भी डिसीजन मेकिंग यहाँ पर हो रही है, वो ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हो रही है। डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी, सप्लाई ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, पूरा प्राइस मैकेनिज्म यहाँ पर चल रहा है। सही है। अगर मैं यहाँ पर आपके सामने एक बेसिक सा ग्राफ बनाऊं, और मैं सिंपल इसको प्राइस मैकेनिज्म शो कर दूं, मैं खाली बस ये एक्स मैन बना दूं, यहाँ पे मैंने लिख दिया सप्लाई, यहाँ पे मैंने लिख दिया डिमांड, ये आ गया इक्विलिब्रियम, प्राइस एंड क्वांटिटी, और ये आ गया ओरिजिन, ये आ गया पॉइंट ए, और ये आ गया पॉइंट बी। आप इस चीज को समझो, आप इस चीज को समझो, एक मार्केट इकोनॉमी में, एक मार्केट इकोनॉमी में ना, दोनों का बेनिफिट मैक्सिमाइज होता है। देखो, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर दोनों अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करते हैं। कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर दोनों अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करते हैं। सही है। अब जब कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर दोनों अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करते हैं, दोनों सेल्फिश होते हैं, तो दोनों अपने बेनिफिट को मैक्सिमाइज करते हैं। दोनों अपने बेनिफिट को मैक्सिमाइज करते हैं, दोनों ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे और अपने बेनिफिट को मैक्सिमाइज करेंगे। कह रहे ये चीज। और जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से दोनों का कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस मैक्सिमाइज होता है। आप देख लो, कंज्यूमर सरप्लस भी ज्यादा से ज्यादा है, प्रोड्यूसर सरप्लस भी ज्यादा से ज्यादा है। तो दोनों चीजें जब मैक्सिमाइज होती हैं, तो इसका मतलब यही हो रहा है ना कि एफिशिएंट एलोकेशन है। मतलब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के हिसाब से तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बिल्कुल ठीक है ना। कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स के हिसाब से तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बिल्कुल ठीक है। कोई मसला? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब मुझे यहाँ पर बताओ, देखो फायदे तो हमने काफी लिख लिया, और कोई फायदे हो सकते हैं तो बताओ। और कोई बेनिफिट हो सकता है? मतलब वही एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अलावा, बाकी सारी चीजों के अलावा और कोई फायदा हो सकता है?
अब डिसएडवांटेजेस पर, पहले एडवांटेज तो देखो अभी और भी हो सकते हैं, वैसे बुकिश नॉलेज तो बहुत आप लिख सकते हो यहाँ पे, थोड़े बहुत हमने कर लिए हैं यहाँ पे। अच्छा, अब डिसएडवांटेज क्या होंगे पहले वो डिस्कस कर लेना थोड़े से। अब आप उसको बोलोगे कि भाई मिक्स्ड इकोनॉमी बना दो। अब जब आप मिक्स्ड इकोनॉमी बनाने की बात करोगे तो ऑब्वियसली आप इसको डिसएडवांटेजेस बताओगे ऑफ मार्केट इकोनॉमी, सही है। आप उसको क्या बताओगे, डिसएडवांटेजेस ऑफ मार्केट इकोनॉमी। अच्छा, मार्केट इकोनॉमी के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत सिंपल है। आप बोलो मार्केट इकोनॉमी शुड बिकम, मार्केट इकोनॉमी शुड बिकम मिक्स्ड इकोनॉमी, सही है। अच्छा, वाई, सबसे बड़ी रीजन क्या है, मार्केट फेलियर। सारे मार्केट फेलियर के कॉजेज यहाँ पर आपको लिखने हैं। पहला क्या होता है, नॉन प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। एक प्राइवेट सेक्टर कभी भी पब्लिक गुड प्रोवाइड नहीं करेगा ड्यू टू फ्री राइडर प्रॉब्लम, तो पूरा ये समझाना है। फिर उसके बाद आप उसको बताओगे अंडर कंजम्पशन, अंडर प्रोडक्शन, अंडर एलोकेशन ऑफ मेरिट गुड्स। तो मेरिट गुड का यहाँ पर आप ग्राफ बना सकते हो, मेरा मशवरा है, बना देना। मेरा मशवरा यहाँ पर आप बना देना जो मैंने बनवाया था। उसके अलावा यहाँ पर क्या कर सकते हो, उसके अलावा यहाँ पर आप कह सकते हो प्रोड्यूसर वाली और डीमेरिट गुड वाली चीज, तो आप बोलो ओवर कंजम्पशन, ओवर कंजम्पशन, ओवर प्रोडक्शन, ओवर एलोकेशन ऑफ डीमेरिट गुड, सही है। इसका भी ग्राफ अगर आप चाहो तो बना सकते हो, कोई एक बना देना दोनों में से। उसके अलावा क्या लिख सकते हो, बिल्कुल, तो आप बोलोगे मोनोपोली क्रिएट हो सकती है, मोनोपोली वाला मसला, ये भी एक इशू है, सही है। तो ये कॉजेज ऑफ मार्केट फेलियर, कोई दो बता देना। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन भी है, सिंपल रखो चीजों को, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन तो है लिख सकते हो, पर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन को आप मेरिट और डीमेरिट के साथ इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, सही है। बिल्कुल आप कह सकते हो मोनोपोली वाला पॉइंट यही है साथ, ठीक है। तो ये आपने डिसएडवांटेज बता दिए। अब मुझे बताओ कि क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब मेन चीज है AO3, AO3 की गेम है यहाँ पर। अब इवेल्युएशन, अब AO3 की गेम है यहाँ पर। अब AO3 की इवेल्युएशन मुझे बताओ यहाँ पे, क्या मार्केट इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। सोचो, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। डिपेंड्स करके, नहीं तो देना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि अगर आप, अगर आप आपके एडवांटेज डिसएडवांटेज को एक्सीड कर रहे हैं, डिसएडवांटेज एडवांटेज को एक्सीड कर रहे हैं, जरूरी नहीं है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, एक मुझे यहाँ पर सिर्फ आंसर अच्छा मिला है जो कि किसने दिया है, मुझे बिलाल ने अच्छा दिया है कि डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये निहाल ने भी मुझे ये अच्छा दिया है। बाकी सिर्फ होना चाहिए, लेकिन भाई होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, वजह नहीं बताओगे उसको, वजह। इवेल्युएशन को जस्टिफाई करना सबसे मुश्किल होता है। आप बोलोगे ना होना चाहिए नहीं होना चाहिए, 1 मार्क है, आगे 3 मार्क बताने के हैं। यहाँ पर वही डिपेंड वाली कहानी होगी, यहाँ पर यस नो वाली कहानी तो है, पर डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है आप बताओ ये चीज। तो आप उसको क्या लिखोगे, आप लिखोगे फ्रॉम द अबव डिस्कशन इन ऑर्डर टू कंक्लूड, फ्रॉम द अबव डिस्कशन के मार्केट इकोनॉमीज मिक्स्ड इकोनॉमीज बननी चाहिए या नहीं चाहिए। ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि हाउ इफेक्टिव इज द गवर्नमेंट इंटरवेंशन, पहली चीज, सही है। पहली चीज मैं अगर यहाँ पर आपको बताऊं ना, तो पहले तो ये लिखो हाउ इफेक्टिव इज द गवर्नमेंट इंटरवेंशन, और गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो भी रही है या नहीं हो रही। क्योंकि अगर आपको याद हो
सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मिक्स्ड इकोनॉमी में आ जाती है वो आ जाती है पब्लिक सेक्टर। मार्केट इकोनॉमी के जितने भी डिसएडवांटेजेस हैं वो सब और सब के सब खत्म हो जाते हैं। कैसे खत्म हो जाते हैं? अगर पब्लिक गुड प्रोवाइड नहीं हो रहा है, देयर इज नॉन प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड, तो क्या होगा? पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड कर देगा। अगर देयर इज अंडर एलोकेशन ऑफ मेरिट गुड्स, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट सब्सिडीज देगी, गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग करेगी, गवर्नमेंट मल्टीपल पॉलिसी लगाएगी जिससे मेरिट गुड की कंजम्पशन बढ़े। अच्छा, फिर आप उसको क्या बोलोगे? फिर आप उसको क्या बोलोगे? फिर आप उसको बोलोगे कि भाई अगर डीमेरिट गुड की ओवर एलोकेशन है तो इसको भी कम करेंगे हम। इसको भी कम करेंगे, जाहिर सी बात है, पॉलिसीज लगाएंगे, टैक्स वगैरह लगाएंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे, बैन कराएंगे, मैक्स मिनिमम प्राइस लगा देंगे। फिर मोनोपोली को भी रेगुलेट करेंगे। सही है। अच्छा, मेरिट गुड खुद भी प्रोवाइड करेंगे, तो आप उसको बताओ कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन से ना बहुत से मसले हल हो रहे हैं। कैसे मसले हल हो रहे हैं? एक तो मेरिट गुड के ऊपर पॉलिसी लग रही है तो उसका मसला हल हो रहा है। अच्छा, मेरिट गुड खुद भी प्रोवाइड कर सकता है, फिर पब्लिक गुड भी वो प्रोवाइड कर देगा, फिर डीमेरिट गुड की वो भी कम कर देगा, मार्केट फेलियर रिड्यूस कर देगा, एक्सटर्नैलिटीज रिड्यूस कर देगा, फिर मोनोपोली को भी ये इतना ज्यादा उछलने नहीं देगा। तो आप उसको बोलो, कंसिडरिंग दी डिसएडवांटेजेस ऑफ मार्केट इकोनॉमी, ऑल मार्केट इकोनॉमीज शुड बिकम मिक्स्ड इकोनॉमीज, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज वेरी डिजायरेबल इन दिस केस। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज डिजायरेबल और सारे डिसएडवांटेजेस एलिमिनेट कर देगा मिक्स्ड इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी के। तो एक बाइस्ड कंक्लूजन आपका बनेगा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से। सही है। तो मैं जब आपको ये व्हाट्सएप पे पीडीएफ इसकी भेजूंगा ना, तो मैं आपको वो अपना वाला कंक्लूजन लिख के दे दूंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए। 4 मार्क की होती है, उस हिसाब से लिखना है। ना ज्यादा लंबी करनी है ना ज्यादा छोटा लिखना है। 8 मार्क की तरह नहीं लिखना होता, थोड़ा लंबा करना होता है उसको। पर कंक्लूड जरूर करना। अगर आप अपने आंसर को कंक्लूड नहीं कर रहे हो ना प्रॉपरली, तो फिर ये मसला है। अगर प्रॉपरली कंक्लूड नहीं कर रहे हो तो फिर ये मसला है। फिर ठीक है, तो वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप बोलो कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन की इफेक्टिवनेस पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से पब्लिक गुड प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट किस तरीके से मेरिट गुड की प्रोविजन को बढ़ाती है और खुद भी प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट किस तरीके से डीमेरिट गुड को कम करती है, गवर्नमेंट किस तरीके से मोनोपलीज को रोकती है, और गवर्नमेंट किस तरीके से बाकी जो एक्सप्लॉयटेशन होती है मार्केट इकोनॉमी उसको खत्म करती है। उसके अलावा फिर तो मैंने बोलो कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज डिजायरेबल, सो ऑल मार्केट इकोनॉमी शुड बिकम मिक्स्ड इकोनॉमीज बिकॉज इट एलिमिनेट्स ऑल द डिसएडवांटेजेस ऑफ मार्केट इकोनॉमी। फिर बाइस्ड जाना है, बाइस्ड। फिर तो ये हमारा एक क्वेश्चन हमने करा है, इसमें टाइम क्यों लगा है? क्योंकि हम पहला पेपर अटेम्प्ट करा है अभी, उसके बाद हम थोड़ा तेज जाएंगे। मुझे आपको 8 और 12 एक्चुअली सिखाना था वापस, क्योंकि मैंने पहले तो बहुत बार सिखाया हुआ है, वापस सिखाना था। अब से जो हम पेपर्स करेंगे उसमें थोड़ी स्पीड होगी और कोशिश करेंगे हम ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करें हर क्लास में। ठीक है।